जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। ये यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का हम लोग 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी सेट छूट गया है तो जाके जरूर कंप्लीट कीजिए। सारा का जो है ना ज्ञान बिंदु प्लेटफॉर्म और इसका यूथ पब्लिकेशन का सारा आपको एक जगह प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जरूर जाके रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा ना उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। और प्लेटफॉर्म का बुक का प्रैक्टिस सेट इधर 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। कारण ये है ना कि हम घर आ गए, बहुत गर्मी है, इसलिए हम बुक जो है याद जो है ना हमको लाना रहा ही नहीं, याद रहा नहीं लाने का, इसलिए बुक छूट गया जहाँ तो क्या बोलेगी, इसलिए प्रैक्टिस सेट जो है ना नहीं आ पा रहा है। लेकिन कोशिश करेंगे ना कि कल हो सकता है प्रैक्टिस सेट आ जाए प्लेटफॉर्म का, अगर कल चले गए पटना तो। बाकी आप लोग जो है ना जो भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। बाकी जो पहले हो चुका है अच्छे से रिवीजन कीजिए। तो चलिए यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना कंठस्थ याद हो जाएगा। अगर आप अच्छे से जो है ध्यानपूर्वक अगर क्लास को देखते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन एक बार में याद हो जाएगा। और वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और होमवर्क भी सीरीज जो है ना आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि 2000 सब्सक्राइबर पूरा होने में मात्र जो है ना कितना 100+ सब्सक्राइबर का ज़रूरत है। आप लोग पूरा कर दीजिए, जो आज तक हो जाता तो कर दीजिए पूरा। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, हर जगह शेयर कर दीजिए। और बाकी जो बिहार जो पुलिस का जो होमवर्क सीरीज चलाने वाले हैं वो कल शाम से या परसों से स्टार्ट कर देंगे 100%। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पे हम डाल चुके हैं। पूरा पीडीएफ 15 सेट का पूरा पीडीएफ डाल चुके हैं। तो दोनों चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एक टेस्ट ग्रुप है, एक पीडीएफ ग्रुप है। उस पर हर मटेरियल जो है ना सेंड किया जाता है। तो आप जरूर दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको ना लाभदायक होगा। अब एक बार ज्वाइन करके देखिए ना कि आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारे टेलीग्राम चैनल जुड़े हैं ना, लेकिन हमको कितना इससे फ़ायदा हो रहा है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है ना ध्यानपूर्वक देखिएगा और आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा अगर आपको आंसर आ रहा है तो। और बाकी ध्यानपूर्वक देखिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है, कौन गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले जो है ना किसके द्वारा शुरू की गई थी। याद रखिए। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909 के तहत किया गया था। तो भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो याद रखिए मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, बताइए। कह रहा है ना कि कौन सा विषय जो है ना समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा इसका जो है 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। वन जो है ना समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन रक्षा और व्यापार और पुलिस व्यापार और रक्षा ये सब क्या है तो समवर्ती सूची का विषय नहीं। याद रखिएगा तो ये सब जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि अगर ये तो वन समवर्ती सूची का विषय पहले जो था ना, वन ये राष्ट्र सूची का विषय था। मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय था। शिक्षा था, वन था, नापतौल था, वन जीव और पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन को जो है राष्ट्र सूची से क्या किया गया, समवर्ती सूची में ना इसको शामिल किया गया। तो याद रखिएगा जो ये सब क्या है वन के किसका भी समवर्ती सूची का विषय है। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर है 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, बताइए। क्या है इसका राइट आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 है। क्या अनुच्छेद 23। याद रखिएगा। अनुच्छेद 1 में क्या है ना, अनुच्छेद 21 में सॉरी क्या है तो याद रखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में क्या है तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी 19 में है। ठीक है। अनुच्छेद अगर पूछेगा 14 में क्या है तो अनुच्छेद 14 में जो है ना याद रखिए 14 में तो इसका ऐसा 14 में जो है ना इसका वर्णन है। 14 में याद रखिएगा विधि के समझ समानता है। याद रखिए अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 1 में तो पता है कि संघ और संघ का नाम राज्य का वर्णन। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। और अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता है। अनुच्छेद 23 में क्या बोले, 23 में अनुच्छेद 23 में जो है ना क्या है तो मानव के दुर्व्यापार पर बाल श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद अगर 24 का बात करें तो अनुच्छेद 24 का अगर बात करें तो यहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया सकता। याद रखिए। तो इस सब में जो है ना इसका वर्णन है। और क्या बोल रहा है 23 में तो इसके में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 23 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था, बताइए।
कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजता का अधिकार नहीं था लेकिन समानता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का जो है मूलभूत अधिकार नहीं था। तो निजता का अधिकार नहीं था लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जीवन का अधिकार है और समानता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर है 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है, बताइए। कह रहा है ना कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट जो है किसके समक्ष पेश किया जाता है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के समक्ष जो है ना पेश किया जाता है, याद रखिएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट जो है लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। जो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 500 से क्या है अधिक नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। संविधान के जो है अनुच्छेद 170 के अनुसार जो है ना किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम क्रमशः जो है न्यूनतम बोलेगा तो 60, अधिकतम बोलेगा तो जो है ना 500 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अपवाद में क्या है ना कि अपवाद में क्या है, गोवा में जैसे 40 सीट है, मिजोरम में 40 सीट है, सिक्किम में 32 सीट है, ये सब क्या है अपवाद में है। लेकिन अगर न्यूनतम बोलेगा विधानसभा की सीट कितना होनी चाहिए न्यूनतम, तो 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपवाद में जो है ना गोवा, मिजोरम और सिक्किम, गोवा में 40 है और सिक्किम में कितना है 32 है और मिजोरम में कितना है तो 40 है, ठीक है। ये किया गया है और ये जो है अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर ये जो है व्यवस्था दिया गया था तीनों राज्यों को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी। इसका पता है ना कि पहले योजना आयोग था, 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ था योजना आयोग को, उसके स्थान पे 2015 में जो है नीति आयोग इसके स्थान पे लाया गया। तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष जो थे ना, इसका प्रधानमंत्री होते, तो उस 2015 में कौन प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना अधिक नहीं हो सकती है। कह रहा है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के किससे अधिक नहीं हो सकती है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15% से जो है अधिक नहीं हो सकता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रेडक्लिफ आयोग जो है नियुक्त किया गया था, बताइए। कह रहा है कि रेडक्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था किसके लिए, बताइए। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता विधेयक को लागू करने के लिए जो है ना रेडक्लिफ आयोग को नियुक्त किया गया था। तो रेडक्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था स्वाधीनता विधेयक को लागू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि तारे मुक्ता किसके बने होते हैं, बताइए। तारे मुक्ता किससे बने होते हैं। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। तो तारे मुक्ता किससे बने होते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कि मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता है, बताइए। मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल ग्रह के रूप में जो है ना मंगल ग्रह को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 12 कह रहा है कि सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है, बताइए। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में जो है ना सेशेल्स द्वीप स्थित है। तो हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है, सेशेल्स द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, चलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चलिस्तान कहा जाता है, याद रखिएगा, चलिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी है, बताइए। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है, कौन सा देश के साथ जुड़ी हुई है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है, बांग्लादेश, याद रखिए बांग्लादेश है। कितना किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ, तो 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर, याद रखिए 4096.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट है अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, बताइए। कह रहा है कि हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी या दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए, शिवकिला जो है ना, शिवकिला नहीं जोड़ता लेकिन माना जोड़ता है, मांगसा थूरा जोड़ता है, धूरा और नीति तरह जोड़ता है, ये सब जोड़ता है।
याद रखिएगा ना, कुछ दर्रे याद रख लीजिए कि बुर्जिला दर्रा बोलेगा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, जोजिला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में। काराकोरम, चोंगला, खारदुंगला, जोजिला, ये कहाँ दर्रा है? लद्दाख में है। और रोहतांग, सिपकिला, बाड़लाचा दर्रा कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग, सिपकिला, बाड़लाचा दर्रा कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर उत्तराखंड का बात करें, उत्तराखंड में कौन कौन दर्रा है? तो याद रखिए, नीति दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, मूलिंग दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, और मांगसा धूरा दर्रा, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। और तुजु दर्रा बोलेगा तो कहाँ है? तो याद रखिए, तुजु दर्रा कहाँ है? तो मणिपुर में स्थित है। और एक और भी याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है? तो याद रखिए, दिफू दर्रा और पांगसाउ दर्रा और ब्रोमडीला दर्रा, ये सब की सभी कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सब दर्रा नहीं याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में दे दे। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि कावेरी जल विवाद किसके बीच है? बताइए, कावेरी जल विवाद जो है किसके बीच है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है ना कावेरी विवाद है। क से कावेरी, क से कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कावेरी जल विवाद किसके बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी विवाद है। क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बताइए, भारत में जो है ना रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो याद 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या है? काली मिट्टी। भारत में जो है ना रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी को ना रेगुर मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18 का रहा है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? बताइए, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? याद रखिए, 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान में स्थित है। चाबहार बंदरगाह कहाँ से? ईरान में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आइए 19 पे, कह रहा है 19 नंबर की प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? कह रहा है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, R.D. बनर्जी। क्या होगा? R.D. बनर्जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसी की रीति है? बताइए, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसी की रीति है? याद रखिए, 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास का। मेघदूत किसका है? तो कालिदास का पुस्तक है, याद रखिएगा। मेघदूत बोलेगा तो ये जो है ना कालिदास का है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे 21 में क्वेश्चन कर रहा है कि तिरुकुल्लर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुकल्कुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुवल्लुवर है। क्या है? तिरुवल्लुवर। क्वेश्चन नंबर 22 पे 22 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा का मंदिर है। क्या है? दिलवाड़ा का मंदिर, याद रखिएगा। माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि डैश ने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत किया था? बताइए, कह रहा है कि कौन सा शासक था ना जिसने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार शुरुआत की थी? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, 23 का बी होगा। क्या होगा? बी, गयासुद्दीन बलबन जो था नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासन में राष्ट्र मंत्री था? बताइए, कह रहा है इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राष्ट्र मंत्री था? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। क्या होगा? टोडरमल, याद रखिए, टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन 25 कह रहा है कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? बताइए, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार है। क्या है? चार मीनार का जो है ना मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, लेकिन बीबी का मकबरा है, ताजमहल है, इमारत-उद-दौला का है। तो याद रखिए ना, बीबी का मकबरा किसका है? मृत व्यक्ति का है, तो यार दिलरास बानो बेगम का है। बानो बेगम का जो है ना बीबी का मकबरा है का अथी है, स्मारक है। और अगर ताजमहल का बोलेगा तो पता है कि मुमताज महल की याद में शाहजहां बनवाया था, तो ये था मुमताज महल का है। और इस्ताद-उद-दौला का बोलेगा तो ये मिर्जा गियास बेग का है, मिर्जा गियास बेग का है। और चार मीनार जो है ना किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित सबसे प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण स्मारक है। और चार मीनार को हैदराबाद के शासक कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ये जो है ना एक तरह से मृत स्मारक नहीं है, एक जो है ना बनवाया गया था, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 पे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राधाकांत देव। धर्म सभा का संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे, याद रखिएगा।
धर्म सभा का संस्थापक कौन थे? राधा कांत देव थे। ब्रह्म समाज का बोलेगा तो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज का। और तत्वोधनी सभा का बोलेगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे तत्वोधनी सभा के। और राधा स्वामी सत्संग बोलेगा तो जो है ना इसका संस्थापक कौन थे? तो देखिए शिव दयाल साहब थे। ठीक है, शिव दयाल साहब। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल, कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? बताइए। कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दिया गया था? सभी को पता है किस लिए दिया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती, इसका अभी नया नाम क्या करे? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, यूपी सरकार रख दिया है, याद रखिएगा। तो ये जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था, याद रखिएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दिया गया था? काकोरी ट्रेन डकैती के लिए किया गया था। इसमें जो है ना क्रांतिकारी कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, रोशन लाल थे, राजन लाहाड़ी थे। ये सब जो है इन्हीं को क्रांतिकारी लोग को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कैबिनेट मिशन वर्ष कब भारत आया था? बताइए, कैबिनेट मिशन जो है ना कब भारत आया था? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1946 में जो है ना कैबिनेट मिशन भारत आया था। 24 मार्च 1946 को आया था भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? कह रहा है किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, स्वामी विवेकानंद। क्या होगा? स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग आता है। क्या आता है? उद्योग आता है, याद रखिएगा। प्राथमिक कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उद्योग आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही रूप क्या है? बताइए, नाबार्ड का सही रूप क्या है? तो याद रखिए 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। तो ये याद रखिएगा कि नाबार्ड का जो पूर्ण रूप होता है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। और 6ठी पंचवर्षीय योजना में जो है ना स्थापना हुआ था नाबार्ड का। और ये जो है ना शिवराम समिति पर आधारित है नाबार्ड, याद रखें, शिवराम समिति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भीम का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी है। भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी है। भीम का पूर्ण रूप क्या है? ये जो है ना भारत इंटरफेस फॉर मनी है। इसका शुभारंभ जो है ना 2016 में हुआ था, याद रखिए। ये जो है ना ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो NPCI के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहते हैं। प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में FDI प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा है? पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में FDI प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाएं। क्या है? सेवाएं में रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी होगा, वस्त्र। क्या है? वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 2017 को जो है ना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि सुगमो क्या है? सिग्मो क्या है? तो सिग्मो जो है ना 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। सिग्मो कहाँ का त्यौहार है? तो गोवा का है। सिग्मो बोलेगा तो गोवा का है। तो सिग्मो क्या है? तो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। क्वेश्चन नंबर 39 पे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से। पाइका नृत्य बोलेगा तो उड़ीसा से है। 40 बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे 39 का रहा है ना, 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। पाइका जो है ना ये होगा 39 का बी, झारखंड से। क्या है? झारखंड से। पाइका नृत्य है ना, पूछ रहा है कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए झारखंड से। क्या है? तो पाइका नृत्य का जो है झारखंड का राज्य का लोक नृत्य है। यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहाँ कलाकार भाले और ढाल के साथ युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। और पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। याद रखिए पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, ठीक है। लेकिन इसे उड़ीसा के पाइकों का विद्रोह कहा जाता है। उड़ीसा के पाइकों का विद्रोह कहा, लेकिन नृत्य पूछा ना तो झारखंड। हमको याद था ना, इसलिए हम गलती ठीक कर दी, उड़ीसा कर दी। लेकिन यहाँ पे नृत्य पूछा है तो झारखंड होगा, लेकिन पाइका विद्रोह कहाँ का था? उड़ीसा का था। ये सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
याद रखिएगा ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और याद रखिएगा कि अबुल कलाम आजाद का पुस्तक का नाम क्या क्या है? तो इसका इनका जो है ना इंडिया विंस फ्रीडम बोलेगा अबुल कलाम आजाद का है। और गुबार खातिर ये भी अबुल कलाम आजाद का है। और अगर इंदिरा गांधी का बात करें, इंटरनल इंडिया बोलेगा तो इंदिरा गांधी का है। माई ट्रूथ बोलेगा तो इंदिरा गांधी का है। और जवाहरलाल नेहरू का बात करें तो इनका जो पुस्तक है ना भारत की खोज, ये जवाहरलाल नेहरू का है। एन ऑटोबायोग्राफी जो है ये जवाहरलाल नेहरू का है। और विश्व इतिहास की झलक बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू का है। ये सब पुस्तक जो है ना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? याद रखिए 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 मई को जो है ना विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड प्रेस दिवस मनाते हैं 3 मई को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 42 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत की किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? भारत जो है ना किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में शामिल हुआ था। तो भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो 1945 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण एशिया का है। किसका है? दक्षिण एशिया का। तो सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? दक्षिण एशिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? बताइए, भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 1990 में, 1990 सॉरी कह रहा है कि भारत का पहला पिको उपग्रह जो है ना कौन सा है? क्या देखिए 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, S2 डी सेट है। क्या है? STU-D सेट है। याद रखिए भारत का पहला पिको उपग्रह बोलेगा तो STDU सेट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे गर्मी कारण जो है ना दिमाग लगता है कि एकदम बाउंस करता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा की बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको पता होगा ना कि जब हम क्लास को रिकॉर्डिंग करते हैं सारा फैन वगैरह ऑफ रहता है ना, गर्मी का लगता है ना कि हम क्या बताएं, लेकिन जरूर मजबूरी है कि क्लास को रेगुलर कंटिन्यू कर रखना, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। आपको पता है ना कि एग्जाम एक वक्त में होने वाला है। जितना होता है ना इस चैनल पे क्लास, हर क्लास को देखा कीजिए। आपका GK GS ना एक तरह से जो है ना आपका इतना ग्रो करेगा, इतना मजबूत GK GS हो जाएगा कि आप बता नहीं सकते हैं। और टेस्ट जो होता है शाम में 3 बजे बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस सेट और शाम में 7 बजे ट्यूरिया का, दोनों का टेस्ट दिया कीजिए, बहुत आपको फायदा मिलेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 1969 में किया गया था, 1969 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की है? बताइए, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डगलस एंजेलबर्ट ने किया है। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया है? डगलस एंजेलबर्ट ने किया है। नेक्स्ट है 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। तो क्या होगा? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइडर है। क्या है? स्पाइडर। तो स्पाइडर जो है ना एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जो है ना वेबसाइट पर जाता है। क्वेश्चन 49 कह रहा है, 49 नंबर पे क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HTML होगा। क्या है? HTML। क्वेश्चन नंबर 50 पे क्वेश्चन 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या शामिल है? वह कह रहा है निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंक्ति अंतराल शामिल है। क्या है? पंक्ति अंतराल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई की पहचान है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? तो याद रखिएगा 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल से मापते हैं। क्या मापते हैं? डेसिबल से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एनीमोमीटर का। अगर भूकंप की तीव्रता मापने रहेगा तो क्या करेंगे? सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगर ताप मापने का प्रयोग में किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ताप में पायरोमीटर का। उच्च ताप मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो सॉरी ताप मापने में थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। और उच्च ताप मापने में जो है ना पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। दोनों उल्टा है ना, दोनों में कंफ्यूजन बहुत है यार। ताप मापने में बोलेगा तो थर्मोमीटर और उच्च ताप मापने में बोलेगा तो पायरोमीटर।
और समुद्र की गहराई मापने के लिए बोलेगा तो थर्मोमीटर, याद रखिएगा। तो एक है भूकंप की तीव्रता, सबको पता है कि सिस्मोग्राफ, ताप मापने बोलेगा तो थर्मोमीटर, उच्च ताप मापने जब उच्च लगा रहेगा ना तो याद रखिए पायरोमीटर होगा, और समुद्र की गहराई बोलेगा तो थर्मोमीटर। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि किसका मापना, किस गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गति का बोलेगा इनोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 53 में क्वेश्चन कर रहा है कि दीपक की बाती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है। सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी का तो क्रिया है, किसी का क्रिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे कर रहा है कि बिजली गड़गड़ाहट की आवाज उसकी चमक से काफी बात सुनाई देती है, उसमें क्या हो, इससे क्या ज्ञात होता है। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से क्या है, बहुत कम है। तो कह रहा है कि बिजली गड़गड़ाहट की आवाज उसकी चमक से काफी बात सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है। तो ध्वनि की गति प्रकाश की गति से क्या है, बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 55 पे क्वेश्चन 55 कर रहा है कि कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान एक शुष्क गैस के लिए द्रव्यमान का आयतन उनके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा है कि कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के लिए एक गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिए ए होगा, बॉयल का नियम। क्या होगा, बॉयल का नियम। और आइए क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है। कह रहा है कि जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड से में परिवर्तित करता है। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, सल्फेनिक एसिड। क्या है, सल्फेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है 57 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं। किस गैस को जो है ना हास्य गैस कहते हैं। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 58 पे कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है। बताइए सबसे अधिक मुलायम कौन सी धातु होती है। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी होगा, सोना। क्या अधिक मुलायम होता है, सोना क्या होता है, अधिक मुलायम होता है। सोना जो होता है धातु में सबसे अधिक मुलायम होता है वह तन्य होता है, तन्य भी बोलेगा तो सोना होता है। यह सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु है। सोना ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यह एक भारी धातु है जिसका गलनांक जो है ना, गलनांक और क्वथनांक विशिष्ट घनत्व क्रमशः लगभग 1063 डिग्री सेल्सियस और 2970 डिग्री सेल्सियस तथा 19.3 डिग्री होता है, याद रखिएगा। सबसे जो है ना सबसे अधिक मुलायम धातु बोलेगा तो सोना होता है। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैलियोनटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है। पैलियोनटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी के जीवन के इतिहास। तो पैलियोनटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी का जीवन के इतिहास। क्वेश्चन नंबर 60 पे याद रखिएगा ना, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा यहाँ पे ना, अध्ययन के बारे में प्रमुख शाखाएं याद रखिएगा कि जो है मानव सहित सभी धातुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, इथियोलॉजी कहलाता है। मानव सहित सभी धातुओं के व्यवहार का अध्ययन इथियोलॉजी कहलाता है। और मृदा निर्माण व मृदा के प्रकार का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा बोलेगा तो पेडोलॉजी। आजीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन बोलेगा तो बायोनॉमी। ठीक है। तो जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन बोलेगा तो बायोनॉमी। अंशों या कला या संगीत के कार्यों का अधिक संग्रह बोलेगा तो एंथोलॉजी। और कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन बोलेगा तो ऑन्कोलॉजी। पता है ना कैंसर का ऑन्कोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन बोलेगा तो ऑस्टियोलॉजी। कीटों का अध्ययन बोलेगा तो एंटेमोलॉजी। और जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों का प्रयोग कर अनुवांशिक यंत्रों का निर्माण बोलेगा तो बायोनिक्स। और मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव का अध्ययन बोलेगा तो जेरोंटोलॉजी कहलाता है। ये सब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। क्वेश्चन नंबर आइए 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। बताइए। कह रहा है कि मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी होगा। क्या, एपिडर्मिस। क्या होगा, एपिडर्मिस। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कह रहा है कि प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या होगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखिएगा। ये चार्ल्स डार्विन का पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में किसके द्वारा स्रावित होता है। कह रहा है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। क्या होगा, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है, तत्पश्चात इसका विनाश किस में होता है। कह रहा है कि लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है, तत्पश्चात इनका विनाश किस में होता है।
तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा में। क्या होता है? प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित सम्मेलन है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित सम्मेलन है? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन से है। किससे? जलवायु परिवर्तन से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 65 पे, कह रहा है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? 95 में बोल रहा है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि 32वां ब्याज सम्मान 2022 किसे दिया गया? बताइए, 32वां ब्याज सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो याद रखिए 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया है। किसको दिया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 पे, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि 26 जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है? 26 जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड को। किसको? उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 68 पे, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है? कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 को। कितने को? 6 को दिया गया है। कौन कौन है? याद रखिएगा, एक पहला है बालकृष्ण दोषी को, जो मरणोपरांत दिया गया है, बालकृष्ण दोषी, और दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा श्री एस एम कृष्णा, और चौथा बोलेगा दिलीप महालनोबिस, जो मरणोपरांत इनको दिया गया है, और पांचवा है श्रीनिवास वर्धन, और छठा है मुलायम सिंह यादव, जो यूपी के थे, अखिलेश यादव जी के पापा, तथा बहुत महान नेता थे। ये सब 6 लोग को जो है ना ये दिया गया था, पद्म पुरस्कार 2023 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 69 पे, कह रहा है कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? बताइए, 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? ये क्वेश्चन जो है ना शायद बिहार एसआई में या कहीं जो है ना क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर माधव हाडा को जो है ना बिहार पुरस्कार दिया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? कह रहा है कि वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। क्या होगा? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। अब भाई मैथ का क्वेश्चन है, इसमें जो है ना, इसमें रीजनिंग क्वेश्चन है, सबको मैथ रीजनिंग दोनों क्वेश्चन है, इसका टिक कर दे रहे हैं। बाकी पीडीएफ तो सेंड कर ही चुके हैं ग्रुप में, आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बनाएंगे तो बना जरूर लीजिएगा, अगर बना लिए तो बात ही अलग है। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 71 का डी है। 72 का राइट आंसर होगा 72 का ए होगा। क्या? 72 का ए। 73 का राइट आंसर बोलेगा 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 73 का क्या होगा? ए। 74 का ए, 74 का राइट आंसर होगा 74 का डी होगा। क्या होगा? 74 का डी होगा, 74 का डी। 75 का बोले तो 75 का इधर आइए, 75 का मैथ रीजनिंग का जो इसमें क्वेश्चन है ना बहुत टॉप लेवल का दिया हुआ है। 75 का राइट आंसर याद है, 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 75 का ए होगा। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 76 का क्या होगा? ए होगा। मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी सब टॉप लेवल का है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 70 का ऑप्शन नंबर बी है। 78 का बोलेगा तो 78 का राइट आंसर देख रहे हैं मैथ का क्वेश्चन, 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी। 79 का राइट आंसर होगा 79 का इधर है, 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 79 का डी होगा। क्या होगा? डी। 79 का डी होगा। 80 का बोलेगा तो राइट आंसर क्या होगा? 80 का होगा बी। क्या है? 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब भाई इंग्लिश का क्वेश्चन तो 5-6 आएगा, लेकिन इसमें 10 क्वेश्चन हिंदी का 10 क्वेश्चन इंग्लिश का दिया हुआ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए, बहुत आपका हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम में। इंग्लिश का क्वेश्चन कर रहा है 81 नंबर का रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनोम ऑफ द गिवन वर्ड। यूनाइटेड क्या होगा? यूनाइटेड का राइट आंसर होगा 81 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सेपरेटेड। क्या होगा? सेपरेटेड। यूनाइटेड का सेपरेटेड। 82 का रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें इनकरेक्टली बोल रहा है तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड है। क्या? इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स द खालिस्तान ऑफ डिक्टेटर्स गेव देयर अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट। 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 83 का 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बोर्ड होगा। क्या होगा? BOARD, बोर्ड। द बोर्ड ऑफ डिट्रैक्टर्स गेव देयर अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए, 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रूटल का क्या होगा? ब्रूटल का बोलेगा तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्यूरल। क्या होगा? क्यूरियल याद रखिएगा, ब्रूटल का क्यूरियल। नेक्स्ट 85 का रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नो बडी सीम टू डैश इज इन विजिटिंग म्यूजियम्स।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नो बोल रहा है खाली स्थान भरने के लिए। नो बडी सीम्स टू बी डैश, इसको पढ़ना ही नहीं, बस खाली स्थान देखिए, बस आंसर को एग्जाम में बस टिक कीजिएगा। नो बडी सीम्स टू बी डैश इज विजिटिंग म्यूजियम्स। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद देखिए डी होगा, क्या होगा, इंटरेस्टेड। नो बडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन विजिटिंग म्यूजियम्स। 86 का है, अगर आप लोग बोलिएगा ना तो हम जो है ना इसका इंग्लिश का मतलब चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हिंदी का जो क्लास है ना, बिहार पुलिस का स्पेशल हिंदी क्लास है, हम स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट क्लास हिंदी का आया है, बहुत अच्छा बुक है। आप अच्छे से अगर क्लास को देखते हैं ना, आपका हिंदी एक भी क्लास जो है क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। हम आप लोग को बोले भी थे कि अगर हिंदी क्लास देखिएगा, आप लोग बताइए कमेंट करके, हाँ हिंदी क्लास डेली आना चाहिए नहीं आना चाहिए। बहुत लोग बोले कि डेली आना चाहिए, उसमें थ्योरी भी है, ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, बहुत चैप्टर बाय हर चैप्टर दिया हुआ उसमें, शुरू से स्टार्ट किए है ना। आज देखिए सेकंड का क्लास हिंदी का, अगर आप लोग हिंदी क्लास नहीं देखें तो आप लोग हिंदी क्लास देख लीजिएगा। इस चैनल पे जो है ना कल ही या परसों अपलोड हुआ था, परसों शायद, तो आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर दिया हुआ है। व्हाई डू यू थिंक व्हाई जॉन रिफ्यूज टू मैरी हर। 86 का जो आइडेंटिटी ऑप्शन नंबर बी होगा, व्हाई जॉन जो है नहीं गलत है, एरर है। 87 का रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स एबल टू ईटेन। क्या होगा 87 का होगा ऑप्शन नंबर सी, इडिबल होगा, क्या होगा, इडिबल। 88 का रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें देखिए कैन बी सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट द गिवन सेंटेंसेस इफ देयर नो नीडेड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए ना कि वनीला आइसक्रीम विथ चॉकलेट्स सिन्यूसी इन माई फेवरेट, यहाँ पे अंडरलाइन में बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पे क्या होगा। तो 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, डी, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा। 89 पे आइए, ये सब जो है ऊपर पढ़िए ही मत, डायरेक्ट यहाँ पे आइए। ट्री कैन लिव एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, 10 100 even 1000 ईयर, बोल रहा है ट्री कैन लिव, अंडरलाइन किया हुआ देख, कैन ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ट्री कैन लिव एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, 10 100 even 1000 ऑफ ईयर। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैन लिव फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, कैन लिव फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 पे, 90 का रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओविंग मनी टू समवन। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 90 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडिविटेड होगा, क्या होगा, इंडिविटेड। नेक्स्ट है 91 पे सही हिंदी क्वेश्चन है, 91 से 10 क्वेश्चन जो है हिंदी का दिया रहता है। कह रहा है कि ध्वंस जो है ना, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माण है, क्या है, निर्माण। 92 का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए, तद्भव शब्द छाटिए। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, कपूर, क्या है, कपूर जो है ना तद्भव शब्द है, कपूर याद रखिएगा। और बाकी जो है ना, और क्या है, तो पच मयूर और मानसिक एक सब क्या है, तपसम शब्द है। तद्भव बोलेगा तुम कपूर है, लेकिन तपसम बोलेगा तो पच मयूर और मानसिक ये सब शब्द क्या है, तपसम शब्द है। भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा, भूधर्व का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, भू जो उधर्व, क्या होगा, भूधर्व, याद रखिएगा। 94 का रहा है कि अनुसूचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है, कह रहा है अनुसूचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है। तो 94 का ऑप्शन नंबर डी होगा, दुराग्रही है, हुआ क्या है, दुराग्रही। 95 का रहा है कि नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो 95 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, निश्चित इरादा, क्या होगा, निश्चित इरादा। 96 कह रहा है कि आरसी का अर्थ होता है, आरसी का अर्थ होता है डैश होता है, परंतु आरसी का अर्थ वैदिक वाणी होता है, ये समरूपी विवरणार्थक शब्द है। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या है, दर्पण। तो आरसी का अर्थ दर्पण होता है, परंतु आरसी का अर्थ वैदिक वाणी होता है, ये समरूपी विवरणार्थक शब्द है। 97 कह रहा है कौन सा शब्द खर के लिए उपयुक्त नहीं होता है, कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता। 97 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, डी, खरा नहीं है, क्या है, खरा नहीं है, लेकिन दुष्ट है, गधा है, तिनका है। 98 कह रहा है कि देवता का परिभाषित शब्द क्या होगा, देवता का परिभाषित शब्द क्या होगा, देवता का, तो देवता का हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, विबुध होगा, क्या होगा, देवता का विबुध होगा, याद रखिएगा। देवता का परिभाषित शब्द विबुध होता है, इसके अन्य परिभाषित बोलेगा ना, देवता का क्या है, देव, सूर, निर्जर, गिरवांश, त्रिदश, अमर तो होगा। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्ष शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा, वृक्ष का बोलेगा तो क्या होगा, 99 का ऑप्शन नंबर बी, वृक्ष का बोलेगा तो पादप होगा। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन पे 100 नंबर कह रहा है कि कागजी घोड़े दौड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कागजी घोड़े दौड़ाना
कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, कागजी घोड़े दौड़ाना तो व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो ये सेट नंबर था 6, सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेट जो है नेक्स्ट बार कंप्लीट करेंगे। बाकी इस सेट को जो है हर जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हर जगह दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो आप लोग को क्लास लाया जाता है, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि हर जगह वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा। आपका सारा क्वेश्चन जो है आप देखे होंगे तो आपको सारा क्वेश्चन याद होगा, आप अपने में गर्व महसूस कर रहे होंगे। इसलिए जो है ना अच्छे से ध्यानपूर्वक क्लास को देखा कीजिए और हर क्लास को देखा कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।